कहानी शुरू होती है एक अजीब और असामान्य सूर्य ग्रहण से। किसी ने नहीं सोचा था कि आसमान का यह खूबसूरत नजारा धरती के लिए मौत का पैगाम बन जाएगा। ऑस्ट्रेलिया के ऊपर लगभग 35 किलोमीटर ऊंचाई पर मौजूद समताप मंडल की ओजोन परत में अचानक एक विशाल दरार बन जाती है और उसी छेद से मिडिल लेयर की बेहद ठंडी हवाएं बिना किसी रुकावट के सीधे नीचे समुद्र की तरफ गिरने लगती हैं। उनका तापमान था -140 डिग्री। उसी समय नॉर्थ स्टार नाम का रिसर्च जहाज उसी समुद्री इलाके में काम कर रहा था। जहाज के क्रू ने अचानक तापमान में आए बदलाव को नोटिस किया और जांच के लिए उस असामान्य क्षेत्र की तरफ बढ़ गए। लेकिन उन्हें क्या पता था कि वे मौत के इलाके में कदम रख चुके हैं। जहाज के कर्मचारी कुछ समझ पाते उससे पहले ही बर्फीली हवाओं का एक तेज झोंका पूरे जहाज को घेर लेता है। कुछ ही सेकंड में जहाज की बाहरी सतह मोटी बर्फ से ढक जाती है और अंदर मौजूद लोगों को तेज ठंड महसूस होने लगती है। तभी जहाज के इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम एक के बाद एक लो टेम्परेचर अलार्म बजाने लगते हैं। अब सबको समझ आ गया था कि मामला बेहद गंभीर है। घबराकर सब भागने लगे, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। पूरे जहाज को ठंडी हवाओं ने पूरी तरह निगल लिया था। जहाज के वेंटिलेशन सिस्टम से बर्फीली हवा लगातार अंदर घुस रही थी। कंट्रोल रूम के सारे उपकरण तेजी से जमने लगे और काम करना बंद कर दिया। एक क्रू मेंबर अपनी आंखों के सामने यह सब देखकर डर से कांप उठा, लेकिन चीखने का मौका भी उसे नहीं मिला। अगले ही पल उसका पूरा शरीर जमकर बर्फ की मूर्ति बन चुका था। चेहरे पर वही आखिरी डर का भाव हमेशा के लिए ठहर गया। लेकिन यह विनाशकारी ठंडी लहर यहीं नहीं रुकी। वह तेजी से पास के द्वीपों की तरफ बढ़ने लगी। एक कुत्ते को जैसे इस अनहोनी का एहसास हो गया था। वह लगातार उस दिशा में भौंकने लगा जहां से ठंडी धुंध तेजी से आ रही थी। तभी एक जवान लड़का बाहर आया और आसमान की तरफ देखने लगा। उसे समझ ही नहीं आया कि यह सफेद धुंध आखिर है क्या। लेकिन अगले ही पल वह बर्फीली लहर बिजली की रफ्तार से उस पर टूट पड़ी और कुछ ही सेकंड में पूरा घर, उसके अंदर मौजूद लोग सब बर्फ की मूर्तियों में बदल चुके थे। कुछ दिनों बाद वह रिसर्च जहाज बिना किसी चालक के इंजन चलते हुए ही किनारे आकर रेत पर टकरा गया। इस घटना ने तुरंत स्थानीय सरकार को हिला दिया। फायर ब्रिगेड और मेडिकल टीम तुरंत मौके पर पहुंची। जांच में पता चला कि जहाज के सभी 14 क्रू मेंबर्स की मौत हो चुकी थी। धरती के भूवैज्ञानिक जैक और उसका सहायक जैसे ही खबर सुनते हैं वे तुरंत घटना स्थल पर पहुंचते हैं। जैक के लिए यह यकीन करना मुश्किल था कि जिन दोस्तों के साथ वह सिर्फ 3 दिन पहले काम कर रहा था वे आज इस हालत में मिलेंगे। यह हादसा बेहद रहस्यमय था। आखिर ऐसा क्या हुआ कि सभी की मौत हो गई? फिलहाल किसी के पास कोई जवाब नहीं था। बस इतना पता चला कि उनके शरीरों के टिश्यू बुरी तरह क्षतिग्रस्त थे। लाशों को लैब में ले जाकर जांच की गई। माइक्रोस्कोप के नीचे जो दिखा उसने सबको हिला दिया। मृतकों की कोशिकाओं के अंदर बर्फ के छोटे छोटे क्रिस्टल भरे हुए थे। इसका मतलब साफ था उन पर अचानक बेहद खतरनाक बर्फीली लहर ने हमला किया था जिसने पल भर में उनकी जान ले ली। लेकिन सबसे बड़ा सवाल था समुद्र के बीच तापमान अचानक इतना नीचे कैसे गिर सकता है? यह घटना विज्ञान के सारे नियमों के खिलाफ थी। सच जानने के लिए जैक और उसका सहायक फिर से जहाज पर पहुंचे। वहाँ उन्होंने देखा कि जहाज का अंदरूनी हिस्सा ऐसा लग रहा था जैसे अभी अभी पानी में डूब कर निकला हो। और सबसे बड़ी समस्या यह थी कि सारे उपकरण पूरी तरह खराब हो चुके थे। लेकिन खुशकिस्मती से जहाज का स्टोरेज हार्ड ड्राइव अभी भी सुरक्षित था। उसमें थोड़ा पानी जरूर घुस चुका था, लेकिन उम्मीद थी कि डेटा बचा हो। वे तुरंत मौसम विभाग के स्टेशन लौटे और हेयर ड्रायर से हार्ड ड्राइव को सुखाया। जैक ने उसे कंप्यूटर से जोड़ा और उसमें मौजूद एक टूटी फूटी वीडियो रिकॉर्डिंग का कुछ हिस्सा रिकवर हो गया। वीडियो के आखिरी हिस्से में साफ दिख रहा था कि उस वक्त मौसम में अचानक और बेहद खतरनाक बदलाव आया था। ज्यादातर डेटा खराब हो चुका था, लेकिन एक फ्रेम में ओजोन परत के छेद की तस्वीर दिखी जिसने जैक का ध्यान खींच लिया। जैक ने बाकी डेटा को रिकवर करना शुरू कर दिया। उसी दौरान ऑस्ट्रेलिया की नेशनल वेदर एजेंसी ने दक्षिणी तट से लगभग 750 किलोमीटर दूर एक अजीब ठंडी हवा का क्षेत्र रिकॉर्ड किया। यह क्षेत्र करीब 90 किलोमीटर तक फैला हुआ था और काफी समय से मौजूद था। सबसे अजीब बात यह थी कि उसके आसपास का मौसम पूरी तरह साफ और सामान्य था। कहीं कोई खतरे का संकेत नहीं था। इसी वजह से मौसम विभाग के अधिकारियों ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। उन्होंने यह जानने की कोशिश भी नहीं की कि आखिर यह ठंडी हवा बनी कैसे। कुछ समय बाद सहायक ने हार्ड ड्राइव का और डेटा रिकवर कर लिया, लेकिन जो सामने आया उसे देखकर सब दंग रह गए। ऐसा लग रहा था जैसे आसमान में सचमुच कोई बड़ा छेद हो गया हो। अगर सच में ओजोन परत टूट चुकी थी तो मामला बहुत खतरनाक था। जैक ने तुरंत सैटेलाइट डेटा की जांच शुरू की और पता चला कि 3 दिन पहले उसी इलाके के ऊपर अचानक तापमान में भारी गिरावट दर्ज हुई थी। जब उसने 3 दिन पहले हुए उस असामान्य सूर्य ग्रहण को इससे जोड़ा तो उसके दिमाग में एक खतरनाक संभावना आई। क्या उस सूर्य ग्रहण ने पृथ्वी के वायुमंडल को प्रभावित किया था? हम सब जानते हैं कि पृथ्वी का वायुमंडल 5 परतों में बंटा है और अब असली समस्या यहीं से शुरू होती है। असल समस्या वायुमंडल की मिडिल लेयर और ओजोन परत में थी। मिडिल लेयर ओजोन परत के ठीक ऊपर होती है। सूर्य ग्रहण की घटना ने इस परत को बुरी तरह प्रभावित किया, जिससे तापमान में अचानक खतरनाक गिरावट शुरू हो गई। सामान्य हालात में ओजोन परत एक मजबूत ढाल की तरह काम करती है और अंतरिक्ष से आने वाली ठंडी हवाओं को रोकती है। लेकिन समुद्रों में लंबे समय से हो रहे परमाणु प्रदूषण की वजह से ओजोन परत का दबाव असामान्य रूप से बढ़ चुका था। मौसम विज्ञान के नियमों के मुताबिक ठंडी हवा हमेशा गर्म इलाकों की ओर बढ़ती है। इसी वजह से मिडिल लेयर में बनी यह जानलेवा ठंडी हवा एक तलवार की तरह कमजोर हो चुकी ओजोन परत को चीरते हुए सीधे प्रशांत महासागर की तरफ उतर आई। उसी समय रिसर्च जहाज वहीं काम कर रहा था और अचानक इसी बर्फीली हवा की चपेट में आ गया। सब कुछ इतना अचानक हुआ कि क्रू मेंबर्स को संभलने तक का मौका नहीं मिला और यही उस भयानक हादसे की वजह बना। यह सब सुनकर मौसम विभाग का डायरेक्टर गहरी सोच में पड़ गया। उसने जैक से पूछा कि आखिर इस ठंडी हवा की ताकत कितनी भयानक हो सकती है। जैक गंभीर चेहरे के साथ बोला, इसका न्यूनतम तापमान -140 डिग्री तक जा सकता है। समुद्र की सतह तक पहुंचते पहुंचते ये थोड़ा कमजोर जरूर होगा, लेकिन इंसानों के लिए यह फिर भी मौत से कम नहीं होगा। ये कुछ ही सेकंड में किसी को बर्फ की मूर्ति बना सकता है, भागने का मौका तक नहीं देगा। और सबसे खतरनाक बात यह थी कि यह ठंडी लहर बहुत जल्द तटीय इलाकों में पहुंचने वाली थी। जैक ने डायरेक्टर से गुजारिश की कि तुरंत जनता के लिए
चेतावनी जारी की जाए ताकि लोग सुरक्षित जगहों पर जा सकें। लेकिन डायरेक्टर को लगा कि यह सब सिर्फ जैक का अनुमान है, अभी तक इसकी कोई पक्की पुष्टि नहीं हुई है। बिना ठोस सबूत के अगर अलर्ट जारी किया गया तो समाज में बेवजह दहशत फैल सकती थी। उसने जैक को आदेश दिया कि वह ठंडी हवा पर लगातार नजर रखे, साथ ही बाकी मौसम विशेषज्ञों की टीम भी इसकी जांच करेगी। अब जैक के पास कोई रास्ता नहीं बचा था। उसने अपने बचपन के दोस्त से मदद मांगी जो इमरजेंसी अलर्ट सेंटर में काम करता था। जैक चाहता था कि वह नियम तोड़कर लोगों को ठंडी लहर की चेतावनी जारी कर दे ताकि लोग पहले से तैयारी कर सके। लेकिन उसका दोस्त अपनी नौकरी को लेकर डरा हुआ था। उसने साफ कह दिया कि सिर्फ थ्योरी के आधार पर वह ऐसा जोखिम नहीं उठा सकता। जब तक पक्के सबूत न हो वह कोई कदम नहीं उठाएगा। जैक पिछले 20 सालों से मौसम विज्ञान का अध्ययन कर रहा था। वह जानता था कि ऐसी ठंडी लहर कितनी तेजी से हमला करती है। उसके पास सबूत इकट्ठा करने का समय नहीं था। अगर उसका अनुमान सही निकला तो बाद में लोगों को चेतावनी देना बेकार हो जाएगा। अब जैक ने सबसे पहले अपने परिवार की सुरक्षा के बारे में सोचा। उसने तुरंत अपनी पत्नी को फोन किया और इस जानलेवा खतरे के बारे में बताया। उसने कहा कि वह अपने माता पिता को लेकर तुरंत उसकी लैब में पहुंच जाए क्योंकि वही सबसे सुरक्षित जगह थी। उसकी पत्नी ने बिना देर किए तुरंत अपने माता पिता के घर जाने का फैसला किया। उधर जैक अपनी बेटी को स्कूल से लेने निकल पड़ा। लेकिन जब वह स्कूल पहुंचा तो पता चला कि उसकी बेटी पहले ही जा चुकी थी। उसके दोस्तों से उसे मालूम हुआ कि वह अपने 2 दोस्तों के साथ समुद्र किनारे सर्फिंग करने गई है। यह सुनते ही जैक के पैरों तले जमीन खिसक गई। हालात बेहद गंभीर थे। वह तुरंत कार मोड़कर बीच की तरफ निकल पड़ा। रास्ते भर वह बार बार बेटी को फोन करता रहा, लेकिन बेटी अपने माता पिता के हालिया तलाक की वजह से पिता से नाराज थी। वह हर बार उसका कॉल काट देती। तभी जैक के सहायक का फोन आया। उसने और भी बुरी खबर दी। वह ठंडी लहर सिर्फ 1 घंटे में तट से टकराने वाली थी और सबसे पहले उसी बीच पर पहुंचेगी जहां जैक की बेटी मौजूद थी। संयोग से जैक भी उस बीच से ठीक 1 घंटे की दूरी पर था। अब उसके पास बस एक ही रास्ता था, जितनी तेज हो सके वहां पहुंचना। उसने कार की रफ्तार और बढ़ा दी। उधर समुद्र किनारे एक लड़का मजे से लहरों पर सर्फिंग कर रहा था। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि मौत उसकी तरफ बढ़ रही है। तभी जैक की बेटी और उसकी दोस्त ने दूर समुद्र की सतह पर सफेद धुंध का एक अजीब सा गुब्बार देखा जो धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रहा था। लड़का इसे देखकर खुश हो गया और बोला कि यह नजारा कितना शानदार है। जैक की बेटी ने उत्सुकता में अपना फोन निकाला और तस्वीर लेने लगी ताकि इसे सोशल मीडिया पर शेयर कर सके। लेकिन अचानक उसे महसूस हुआ कि कुछ तो बहुत अजीब है। उसी समय जैक भी बीच पर पहुंच गया। वह कार से कूदकर पागलों की तरह रेत पर दौड़ने लगा। उसने देखा कि -140 डिग्री की वह जानलेवा ठंडी हवा तेजी से उनकी तरफ बढ़ रही थी। जैक चिल्लाया और सबको तुरंत भागने के लिए कहा, लेकिन उसकी बेटी ने उसकी बात अनसुनी कर दी और समुद्र की तरफ भागने लगी क्योंकि उसका बॉयफ्रेंड अभी भी पानी में था। जैक ने पूरी ताकत से लड़के को आवाज लगाई कि तुरंत बाहर निकलो, लेकिन लड़का कुछ पल वहीं खड़ा रह गया। उसे समझ ही नहीं आया कि हो क्या रहा है। आखिरकार अपनी गर्लफ्रेंड की चीख सुनकर वह तैरते हुए किनारे की तरफ भागा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। -140 डिग्री की मौत बन चुकी ठंडी लहर अब उनके बिल्कुल सामने थी और बचकर निकलने का कोई रास्ता नहीं बचा था। लड़की भाग भी नहीं पाई थी कि अचानक आई बर्फीली हवा ने उसे पल भर में बर्फ की मूर्ति बना दिया। उसकी जिंदगी वहीं थम गई, उसी जवान उम्र में। उधर समुद्र में सर्फिंग कर रहा लड़का अभी भी लहरों से खेल रहा था, लेकिन अगले ही पल सफेद बर्फीली लहर सुनामी की तरह उसकी तरफ बढ़ी और उसे भी एक सख्त बर्फ के ढेर में बदल दिया। अब वह जानलेवा ठंडी लहर किनारे की तरफ बढ़ रही थी। जैक ने तुरंत अपनी डरी हुई बेटी का हाथ पकड़ा और पूरी ताकत से भागने लगा, लेकिन जैसे ही वह ठंडी हवा जमीन को छूती उसकी रफ्तार और फैलाव डरावना हो जाता। वह किसी भूखे जानवर की तरह उनके पीछे पड़ी हुई थी। किस्मत ने उनका साथ दिया और दोनों भागते भागते पिकअप ट्रक तक पहुंच गए। जैक ने तुरंत दरवाजा बंद किया, इंजन स्टार्ट किया और पूरी रफ्तार से गाड़ी दौड़ा दी। ठंडी लहर का बर्फीला किनारा गाड़ी के पीछे से बस छूकर निकला और वे बाल बाल बच गए, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि खतरा खत्म हो चुका था। जैक ने तुरंत अपने दोस्त को फोन किया जो अलर्ट विभाग में काम करता था। उसने बताया कि उसकी भविष्यवाणी बिल्कुल सही निकली। -140 डिग्री की ठंडी लहर बीच तक पहुंच चुकी है और 2 छात्रों की मौत हो चुकी है। अब यह सीधे शहर की तरफ बढ़ रही है। यह सुनकर उसका दोस्त घबरा गया। उसके चेहरे का रंग उड़ गया और वह तुरंत अपने अधिकारियों को यह खबर देने भागा, लेकिन वह ठंडी हवा किसी साए की तरह उनका पीछा कर रही थी। उसकी रफ्तार लगभग गाड़ी के बराबर थी। उधर जैक की पत्नी अपने माता पिता को लेकर घर पहुंच चुकी थी। तभी जैक का फिर फोन आया। जैक ने बताया कि हालात उम्मीद से ज्यादा खराब है। ठंडी लहर बहुत तेजी से बढ़ रही है और अब लैब तक पहुंचने वाला रास्ता पूरी तरह बंद हो चुका है। अब जैक के पास कोई और विकल्प नहीं था। उसने पत्नी से कहा कि घर में ही रहो, जितने गर्म कपड़े पहन सकती हो पहन लो और किसी भी हालत में बाहर मत निकलना। अब यह कहना मुश्किल था कि वे इस संकट से बच पाएंगे या नहीं। जैक की बेटी अपने दोस्तों की मौत अपनी आंखों से देख चुकी थी। वह कांपती हुई अपने पिता से पूछती है, अब हम कहाँ जाएंगे? जैक ने सिर्फ इतना कहा, मैं तुम्हें बचाऊंगा। ये छोटा सा जवाब, लेकिन एक पिता के प्यार और जिम्मेदारी की ताकत को दिखाने के लिए काफी था। कुछ ही देर में राष्ट्रीय मौसम विभाग को भी पूरी सच्चाई का पता चल गया। अब उन्हें समझ आ चुका था कि हालात बेहद गंभीर हैं। उन्होंने तुरंत देश भर के टीवी चैनलों से संपर्क किया और पूरे देश में इमरजेंसी कोल्ड वेव अलर्ट जारी कर दिया। यह अब तक का सबसे बड़ा मौसम संबंधी चेतावनी संदेश था। मौसम विभाग के डायरेक्टर को भी आखिरकार मानना पड़ा कि जैक सही था। ठंडी लहर की सच्चाई अब साबित हो चुकी थी। तुरंत एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई ताकि इस खतरे से निपटने की योजना बनाई जा सके। डायरेक्टर की सचिव ने धीरे से सुझाव दिया कि जैक को भी इस मीटिंग में शामिल कर लेना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले उसी ने इस खतरे को पहचाना था। लेकिन डायरेक्टर ने अपने अहंकार में यह बात ठुकरा दी। उसे लगा कि उसके अपने वैज्ञानिक जैक से ज्यादा काबिल हैं और उसे बुलाने की कोई जरूरत नहीं। सचिव यह सुनकर हैरान रह गई। क्या इस वक्त इंसानी जानों से ज्यादा अपनी इज्जत जरूरी थी? उधर टीवी चैनलों पर लगातार इमरजेंसी अलर्ट चलने लगे। लोगों से कहा गया कि तुरंत घर जाएं और ठंड से बचने के इंतजाम करें। बार और क्लबों में बैठे लोग यह खबर सुनते ही घबरा गए और तुरंत घरों की तरफ भागने लगे। कोई भी बाहर जमकर मरना नहीं चाहता था। स्कूलों से तुरंत बच्चों को घर भेज दिया गया। हर बच्चा अपने परिवार के पास लौटने लगा। पूरा शहर दहशत में डूब गया। लोग सुपरमार्केट्स में टूट पड़े और जरूरी सामान खरीदने लगे। कुछ ही मिनटों में दुकानें खाली हो गईं। गर्म कपड़े, कंबल, हीटर, हर चीज सोने की तरह कीमती हो गई। यहाँ तक कि पुराने और बेकार पड़े सामान भी लोग खरीद कर
कर ले गए। सड़क पर घूम रहे लोग अचानक चीखते हुए अपने घरों की तरफ भागने लगे। कोई भी बर्फ की मूर्ति नहीं बनना चाहता था। हर घर में लोग लकड़ी के तख्तों से खिड़कियां बंद करने लगे और खुद को घरों के अंदर बंद कर लिया। लेकिन तभी शहर के अलार्म सायरन जोर जोर से बजने लगे। ठंडी लहर उम्मीद से कहीं ज्यादा तेज थी। कुछ ही देर में उसने तटीय इलाकों को अपनी चपेट में ले लिया। जो लोग समय पर नहीं निकल पाए वे घबराकर इधर उधर भागने लगे, लेकिन छिपने की कोई जगह नहीं थी। जैसे ही ठंडी हवा ने शहर को छुआ, ऊंची ऊंची इमारतें पलक झपकते ही बर्फ में जम गईं और कुछ ही पलों बाद वे टूटकर जमीन पर गिरने लगीं, जिससे भयानक विस्फोट हुए। यह दृश्य साफ दिखा रहा था कि प्रकृति के गुस्से के सामने इंसान कितना कमजोर है। ठंडी लहर की रफ्तार लोगों की कल्पना से कहीं ज्यादा तेज थी। कई लोग जो अभी अभी बाजार से सामान खरीद कर निकले थे, घर तक पहुंच भी नहीं पाए थे कि मौत जैसी ठंडी हवा उनके पीछे पहुंच गई। लोग सड़क किनारे दुकानों के शीशे पीट पीट कर अंदर आने की गुहार लगाने लगे, लेकिन दुकान की मालकिन डर गई। अगर वह दरवाजा खोलती तो ठंडी हवा अंदर घुस सकती थी, इसलिए वह मजबूरी में दरवाजा बंद रखती रही और बाहर खड़े लोगों को अपनी आंखों के सामने जमते हुए देखती रही। ये बर्फीली आपदा सिर्फ लोगों की जान नहीं ले रही थी, बल्कि हमारी तैयारियों की कमजोरियां भी उजागर कर रही थी। देर से मिली चेतावनी, अधिकारियों का घमंड और आम लोगों की लापरवाही, यही सब इस त्रासदी को और भयानक बना रहे थे। जब असली आपदा सामने आती है तब सवाल यही होता है, क्या हम सच में तैयार हैं? शायद ये सवाल खुद उस ठंडी लहर से भी ज्यादा खतरनाक था। आखिर में दुकान की मालकिन ने खुद को शांत करने के लिए शराब का एक घूंट लिया, लेकिन तभी ठंडी हवा दरवाजे की छोटी सी दरार से अंदर घुस आई। इससे साफ था कि घर के अंदर रहना भी पूरी तरह सुरक्षित नहीं था, लेकिन बाहर रहना तो सीधी मौत थी। कुछ ही पलों में वह भी उस बर्फीली लहर का शिकार बन गई। एक माँ जो अपने बच्चे के साथ थी, इस सच्चाई को मानने को तैयार नहीं थी। उसने सुरक्षित बेसमेंट में छिपने के बजाय कार से भागने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही उन्होंने सामान गाड़ी में रखा, ठंडी हवा वहां पहुंच गई और उनका अंत भी उतना ही दर्दनाक हुआ। उधर जैक की पत्नी अपने माता पिता के साथ घर में छिपी हुई थी। उन्होंने जितने भी कंबल और कपड़े मिले दरवाजों और खिड़कियों पर लगा दिए ताकि ठंड अंदर न आ सके। इस दौरान उसे जैक के साथ बिताए पुराने पल याद आने लगे। उसके मन की सारी नाराजगी धीरे धीरे खत्म हो गई। अब बस अपने पति और परिवार की सलामती की चिंता थी। उधर जैक अपनी बेटी को लेकर लगातार भाग रहा था। पीछे मौत बनकर वह ठंडी लहर उनका पीछा कर रही थी, जैसे कोई शिकारी अपने शिकार के पीछे लगा हो, लेकिन किस्मत से वे अभी तक जिंदा थे। आखिरकार जैक अपनी बेटी को लेकर मौसम केंद्र पहुंच गया। जैसे ही वे अंदर दाखिल हुए, बाहर की जानलेवा बर्फीली हवा तेज गर्जना के साथ पूरे इलाके में फैल गई और पूरे लैब को जमा देने वाली ठंड ने घेर लिया। खुशकिस्मती से मौसम केंद्र की लैब जमीन के करीब 10 मीटर नीचे बनी हुई थी, इसलिए वह इस ठंडी लहर का सामना कर सकती थी। फिलहाल वहां रहना सुरक्षित था। जैक ने तुरंत अपनी पत्नी को फोन मिलाया ताकि वह उसके और उसके माता पिता की हालत जान सके। उसने उन्हें सख्त हिदायत दी कि चाहे बाहर कुछ भी हो जाए, किसी भी हालत में घर से बाहर मत निकलना, क्योंकि उनके घर में छिपने के लिए कोई बेसमेंट भी नहीं था। लेकिन घर के अंदर हीटर और गर्माहट की वजह से वे फिलहाल सुरक्षित थे। बाहर चाहे बर्फीली मौत मंडरा रही थी, मगर घर के भीतर अभी सब ठीक था। इसी बीच अचानक फोन का सिग्नल कट गया। फोन कटते ही घर के बाहर किसी लड़की की मदद के लिए चीख सुनाई दी। जैक की पत्नी का दिल पसीज गया। उसने सोचा आखिर एक इंसान की जान का सवाल है, इसलिए उसने दरवाजा खोलकर उसे अंदर आने दिया। लेकिन वह लड़की गंभीर अस्थमा की मरीज थी और उसके शरीर पर ठंड की वजह से बुरी चोटें थीं। इस भयानक मौसम और कमजोर हालत ने उसकी परेशानी और बढ़ा दी। इस आपदा के बीच वे उसकी कोई मदद नहीं कर सके और कुछ ही देर में उस लड़की ने दम तोड़ दिया। यह अचानक आई तबाही साफ दिखा रही थी कि जब इंसान किसी चरम संकट का सामना करता है तो कितना बेबस हो जाता है। कोई घबराकर सामान जमा कर रहा था, कोई खतरे को हल्के में ले रहा था और कोई भागने की कोशिश में गलत फैसले कर रहा था। लेकिन जब प्रकृति अपनी पूरी ताकत के साथ हमला करती है, तब इंसानों की सारी तैयारियां कितनी कमजोर पड़ जाती हैं, ये साफ दिखाई देता है। इस बर्फीली तबाही ने सिर्फ शहरों को नहीं जमाया, बल्कि लोगों के मन में बसी सुरक्षा की भावना को भी तोड़ दिया। अब जैक लैब में बैठकर कंप्यूटर से हालात की निगरानी कर रहा था। जांच में उसने पाया कि ओजोन परत का छेद अभी भी खुला हुआ था और वहीं से लगातार बर्फीली हवाएं धरती की तरफ उतर रही थी। अगर जल्द ही इस छेद को बंद नहीं किया गया तो कुछ ही दिनों में पूरी धरती एक नए हिमयुग में बदल सकती थी। लेकिन तभी जैक के दिमाग में एक उपाय आया। उसने तुरंत मौसम विभाग के डायरेक्टर को फोन किया और अपना समाधान बताने की कोशिश की। लेकिन घमंडी डायरेक्टर ने उसकी बात पूरी सुने बिना ही कह दिया, तुम बस अपनी पत्नी और बच्चों की चिंता करो, हमारी टीम के पास इससे निपटने का बेहतर प्लान है। उनका प्लान था ठंडी हवा के केंद्र में 300 बड़े गुब्बारे भेजे जाएं, जिनमें खास केमिकल भरे हों। जब ये गुब्बारे तय ऊंचाई तक पहुंच जाएं, तब लड़ाकू विमान मिसाइलों से उन्हें उड़ा देंगे। विस्फोट से पैदा हुई गर्मी ठंडी हवा से टकराएगी और उसे रोक देगी। सुनने में यह योजना काफी ताकतवर लग रही थी, लेकिन जैक ने तुरंत इसका विरोध किया। उसका कहना था कि यह तरीका बेकार है, प्रकृति से सीधी लड़ाई लड़ना सिर्फ हालात को और बिगाड़ेगा। उसके मुताबिक असली समाधान सिर्फ एक था, ओजोन परत के टूटे हिस्से को ठीक करना, क्योंकि जब तक जड़ को ठीक नहीं किया जाएगा ठंडी हवाएं आती रहेंगी। अगर उन्हें सिर्फ कुछ समय के लिए रोका गया तो जमा हुई ठंड बाद में और ज्यादा भयानक रूप में वापस आएगी। यानी खतरा खत्म नहीं होगा बल्कि और बड़ा हो जाएगा। लेकिन डायरेक्टर अब जैक की बात सुनने के मूड में नहीं था। उसे अपनी टीम पर ज्यादा भरोसा था। आखिर वे देश के सबसे बड़े वैज्ञानिक थे और यह योजना सबने मिलकर बनाई थी। उसे यकीन था कि इसमें कोई गलती नहीं हो सकती। यह हालात बिल्कुल वैसे ही थे जैसे असल जिंदगी में संकट आने पर इंसान के सामने दो रास्ते होते हैं। एक, जल्दी से ऊपर ऊपर समाधान ढूंढ लो। दूसरा, समय लेकर जड़ तक पहुंचो और असली समस्या खत्म करो। डायरेक्टर का तरीका तेज जरूर था लेकिन खतरनाक भी, जबकि जैक का रास्ता मुश्किल और धीमा था मगर स्थायी समाधान की ओर जाता था। लेकिन सच्चाई यही है कि ज्यादातर लोग जल्दी वाले रास्ते को चुनते हैं। हम अक्सर सामने लगी आग बुझाने में लगे रहते हैं लेकिन यह नहीं सोचते कि आग लगी कैसे। जैक इस वक्त खुद को पूरी तरह बेबस महसूस कर रहा था। वह सिर्फ अपनी सहायक को लगातार ठंडी हवा की निगरानी करने के लिए कह सकता था। उधर डायरेक्टर ने सेना से संपर्क कर लिया और अपनी योजना को लागू करने की तैयारी शुरू कर दी। इरादा साफ था, गुब्बारों और विस्फोटों के जरिए इस ठंडी लहर को कृत्रिम तरीके से रोकना। लेकिन प्रकृति इंसानों की योजनाओं से नहीं चलती। योजना पूरी तरह लागू भी नहीं हुई थी कि जैक की सहायक ने कंप्यूटर पर कुछ
डरावना देखा। ठंडी हवा की रफ्तार अचानक फिर बढ़ गई थी और वह दूसरी हवा की एक शक्तिशाली धारा से टकरा गई थी। इस टक्कर के बाद प्रशांत महासागर के ऊपर उसका रास्ता बदल गया और अब वह सिर्फ एक शहर या देश नहीं बल्कि पूरी दुनिया की तरफ फैलने लगी थी। एक नई और कहीं ज्यादा खतरनाक आपदा शुरू हो चुकी थी। पोलर स्टॉर्म की यह कहानी सिर्फ एक काल्पनिक आपदा नहीं दिखाती, यह हर इंसान से एक सवाल पूछती है, अगर कल सच में ऐसा जलवायु संकट आया तो क्या हम उसके लिए तैयार होंगे? -140 डिग्री की बर्फीली लहर अब पूरी दुनिया में फैल चुकी थी। इसका पहला शिकार बना टोक्यो। उस वक्त वहाँ गहरी रात थी, लोग अपने घरों में चैन की नींद सो रहे थे। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि मौत उनके दरवाजे तक पहुंच चुकी है और देखते ही देखते पूरा शहर नींद में ही हमेशा के लिए जम गया। इसके बाद यह ठंडी लहर अचानक लंबी छलांग लगाकर सीधे लंदन पहुंची। सुबह का व्यस्त समय था, लोग अपने कामों में लगे हुए थे, तभी यह जानलेवा बर्फीली हवा पूरे शहर पर टूट पड़ी। बिग बेन समेत शहर की सारी पहचान बन चुकी इमारतें कुछ ही पलों में बर्फ की मूर्तियों में बदल गईं। इंसान बस ये सब देखते रह गए क्योंकि उनके पास इसे रोकने का कोई तरीका नहीं था। फिर बारी आई मॉस्को की। ठंड के लिए मशहूर यह शहर भी इस तबाही से नहीं बच पाया। मॉस्को क्रेमलिन बर्फ की मोटी परत से ढक गया और पूरा शहर बर्फीली दुनिया में बदल गया। इसके बाद दक्षिणी गोलार्ध में मौजूद सिडनी भी इस बर्फीली मौत की चपेट में आ गया। सिडनी ओपेरा हाउस भी पूरी तरह जम गया। अब दुनिया के लगभग हर बड़े शहर और मशहूर इमारतें इस बर्फीली लहर की चपेट में थीं। ऐसा लग रहा था जैसे प्रकृति इंसानों को उनकी लापरवाही की सजा दे रही हो। ठंडी लहर लगातार फैल रही थी और पूरी दुनिया को निगलती जा रही थी। इंसानों के पास अब बहुत कम समय बचा था। सरकार ने तुरंत सेना को आदेश दिया और बचाव योजना लागू करने का फैसला किया। रातों रात 800 बड़े केमिकल हॉट एयर बैलून तैयार किए गए। योजना यह थी कि इन्हें प्रशांत महासागर के ऊपर भेजा जाएगा और फिर युद्धक विमान मिसाइलों से इन्हें उड़ाकर हवा को गर्म करेंगे ताकि ठंडी लहर को कमजोर किया जा सके। लेकिन जब सारी तैयारी पूरी हो चुकी थी तभी ठंडी लहर ने फिर अपना रास्ता बदल लिया। अब सिर्फ 1 घंटे में वह सैन्य बेस तक पहुंचने वाली थी। मौसम विभाग ने तुरंत सेना को सूचना दी और कहा कि बिना देर किए बैलून लॉन्च कर दिए जाएं। कुछ ही देर में सारे 800 केमिकल बैलून आसमान में भेज दिए गए। वहीं युद्धक विमान भी टेक ऑफ कर चुके थे ताकि तय ऊंचाई पर पहुंचकर उन्हें उड़ा सकें। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। जैसे ही विमान उड़े, बर्फीली लहर अचानक उनकी ओर मुड़ गई। ऐसा लग रहा था जैसे उसे इंसानों की योजना का पता चल गया हो। वह सीधी एयरक्राफ्ट कैरियर की तरफ बढ़ी। जहाज पर मौजूद सैनिक डर के मारे भागने लगे, लेकिन समुद्र के बीच भागकर जाते भी कहां। जिस एयरक्राफ्ट कैरियर को दुनिया की सबसे ताकतवर सैन्य मशीन माना जाता था, वह भी प्रकृति के सामने टिक नहीं पाया। कुछ ही सेकंड में पूरा जहाज बर्फ का विशाल ढेर बन गया। उधर मौसम विभाग के डायरेक्टर की सचिव को डर था कि यह मिशन फेल हो सकता है, इसलिए उसने चुपके से बैलून में इस्तेमाल किए जा रहे केमिकल्स की जानकारी जैक को भेज दी। अब पूरी दुनिया बर्फ में बदलने के कगार पर थी और सारी उम्मीदें अब इन आखिरी लड़ाकू विमानों पर टिकी थी। जब सारे बैलून अपनी तय ऊंचाई तक पहुंच गए, तब लड़ाकू विमान भी ठंडी लहर के केंद्र तक पहुंच गए। पायलट ने बिना देर किए मिसाइल लॉन्च कर दी। कुछ ही सेकंड बाद एक जबरदस्त धमाका हुआ। सैकड़ों केमिकल बैलून एक साथ फट पड़े। कुछ पलों के लिए सबकी नजरें स्क्रीन पर टिक गईं। अगर यह मिशन फेल हुआ तो पूरी मानवता खत्म हो सकती थी, लेकिन नतीजा उम्मीद के मुताबिक नहीं निकला। धमाका पूरी तरह सफल था, लेकिन उसका असर सिर्फ बाहरी हिस्से पर हुआ। ठंडी लहर का असली केंद्र ज्यों का त्यों बचा रहा और सबसे बुरी बात, तापमान और 40 डिग्री नीचे चला गया। अब ये -180 डिग्री तक पहुंच चुका था। इससे साफ था कि प्रकृति की असली ताकत के सामने इंसानों की चालाकियां बेकार थी। सभी के चेहरों पर डर और निराशा साफ दिखाई दे रही थी। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। आखिरकार सरकार ने लोगों के सामने यह मान लिया कि उनका मिशन असफल हो चुका है। उन्होंने साफ कह दिया कि अब उनके पास कोई समाधान नहीं बचा। अब सिर्फ यही कहा जा सकता था, जो होगा किस्मत पर छोड़ दो। पूरी दुनिया में मौत का डर फैल चुका था। हवा तक जैसे डर से भारी हो गई थी। लेकिन जैक ये सब सुनकर समझ गया कि हार मानना मतलब मौत का इंतजार करना है। अब उसे खुद ही कुछ करना होगा। -180 डिग्री की ठंड में दुनिया के एयरक्राफ्ट कैरियर बेकार हो चुके थे। मशहूर इमारतें लगातार बर्फ में बदल रही थीं। यहाँ तक कि गोल्डन गेट ब्रिज जैसा मजबूत पुल भी इस बर्फीले हमले को झेल नहीं पाया। अब वैज्ञानिकों के हिसाब से सिर्फ 24 घंटे बचे थे। उसके बाद पूरी दुनिया एक स्थायी हिमयुग में बदल सकती थी। सरकार के पास अब कोई विकल्प नहीं बचा था। आखिरकार उन्होंने अपना अहंकार छोड़कर जैक से उसका पुराना प्लान पूछा। जैक ने भी पिछली बातों का कोई हिसाब नहीं रखा और तुरंत अपना असली समाधान बता दिया। उसने कहा, एक रॉकेट में हाई एक्सप्लोसिव फ्यूल भरकर उसे सीधे ओजोन परत के छेद के ऊपर भेजना होगा। वहां विस्फोट होने पर एक शक्तिशाली बिजली जैसी श्रृंखला प्रतिक्रिया पैदा होगी जो ओजोन परत को खुद से भरने में मदद करेगी। बाकी का काम प्रकृति खुद पूरा कर लेगी। यह समाधान उसके पहले किए गए वैज्ञानिक सिमुलेशन पर आधारित था। उसके हिसाब से बिजली की अत्यधिक ऊर्जा ओजोन परत के टूटे हिस्से को दोबारा जोड़ सकती थी और अगर छेद बंद हो गया तो ठंडी लहर का स्रोत ही खत्म हो जाएगा। स्रोत खत्म होते ही यह बर्फीली तबाही धीरे धीरे खुद ही खत्म होने लगेगी और दुनिया का मौसम फिर से सामान्य हो सकता था। ये इंसानियत का आखिरी मौका था। अगर कुछ घंटों में कदम नहीं उठाया गया तो फिर कुछ भी नहीं बचाया जा सकता था। डायरेक्टर ने अब जैक की तारीफ करनी शुरू कर दी और कहा कि वह सच में कमाल का वैज्ञानिक है। उसने तुरंत जैक से कहा कि रॉकेट लॉन्च के लिए सही गणनाएं निकालो ताकि निशाना बिल्कुल सही लगे। उधर सरकार ने तुरंत सेना को रॉकेट लॉन्च की तैयारी शुरू करने का आदेश दे दिया और जैक कंप्यूटर पर बैठकर बिजली की ऊर्जा और लॉन्च पैरामीटर्स की गणना करने लगा, क्योंकि अब पूरी दुनिया की आखिरी उम्मीद उसी के हाथों में थी। जैक कंप्यूटर पर रॉकेट लॉन्च के लिए जरूरी वोल्टेज और ट्रेजेक्ट्री डेटा निकालने में जुटा हुआ था। बस गणना पूरी होने ही वाली थी कि तभी उसकी महिला सहायक अचानक लो ब्लड शुगर की वजह से बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। उसकी दवा 2 दिन पहले ही खत्म हो चुकी थी। जैक समझ गया कि अगर तुरंत दवा नहीं मिली तो उसकी जान जा सकती है, लेकिन बाहर मौत बन चुकी बर्फीली हवा घूम रही थी। बाहर निकलना मतलब अपनी जान जोखिम में डालना। फिर भी जैक उसे इस हालत में छोड़ नहीं सकता था। उसका ध्यान अब दुनिया बचाने की योजना पर टिक नहीं पा रहा था। उसने जल्दी से मोटे गर्म कपड़े पहने और अपनी बेटी से कहा कि कंप्यूटर के पास रहना, बस बिजली चालू रहे, बाकी सिस्टम खुद सारी गणना पूरी कर देगा। साथ ही उसने कहा कि आंटी का ध्यान रखना, उन्हें बेहोश मत होने देना, मैं जल्दी लौटता हूँ। इतना कहकर जैक दवा लेने के लिए बाहर निकल गया। उसके जाते ही रॉकेट की उड़ान का पूरा डेटा तैयार हो गया। उधर सेना ने भी रॉकेट लॉन्च की सारी तैयारी पूरी कर ली थी। अब बस जैक के डेटा का इंतजार था। मौसम विभाग के डायरेक्टर ने तुरंत लैब में वीडियो कॉल की, लेकिन स्क्रीन पर जैक की जगह उसकी बेटी दिखाई दी। डायरेक्टर हैरान रह गया। पूछने पर
पता चला कि जैक दवा लेने गया है। अब कोई और रास्ता नहीं था। उसने लड़की से कहा कि तैयार डेटा तुरंत भेज दो, लेकिन वह घबरा गई। उसने साफ कहा कि उसे कंप्यूटर सिस्टम चलाना नहीं आता, बेहतर होगा कि उसके पिता लौटकर खुद यह काम करें। डायरेक्टर का धैर्य टूटने लगा। अब इंतजार का वक्त नहीं था। ठंडी लहर देश के करीब पहुंच चुकी थी। अगर रॉकेट बेस भी इसकी चपेट में आ गया तो इंसानों की आखिरी उम्मीद भी खत्म हो जाएगी। इस बार डायरेक्टर ने घबराने के बजाय शांति दिखाई। उसने लड़की को धीरे धीरे समझाया कि डेटा कैसे भेजना है। लड़की ने हिम्मत जुटाई। उसे शायद पहली बार एहसास हुआ कि उसकी छोटी सी मदद पूरी दुनिया को बचा सकती है। डायरेक्टर के निर्देशों के अनुसार उसने डेटा ट्रांसफर शुरू किया, लेकिन तभी अचानक पूरी लैब की बिजली चली गई। एक पल में सब अंधेरे में डूब गया। उधर डायरेक्टर के होश उड़ गए। डेटा आधा ही भेजा गया था। बिजली जाने की वजह से हीटिंग सिस्टम भी बंद हो गया। लैब के अंदर ठंड तेजी से बढ़ने लगी। जैक की बेटी और उसकी सहायक एक दूसरे के पास सिमट कर बैठ गईं और बस जैक के लौटने का इंतजार करने लगी। उधर शहर की सड़कें जमी हुई लाशों से भरी पड़ी थी। हर तरफ मौत का सन्नाटा था। जैक एक मेडिकल स्टोर तक पहुंचा और मजबूरी में उसका दरवाजा तोड़कर अंदर घुस गया। अंदर दुकान का मालिक कंबल में लिपटा हाथ में डंडा ले ठंड से बचने की कोशिश कर रहा था। किसी को अंदर आते देख उसने सोचा कि कोई लुटेरा आया है। उसने डंडा उठाकर हमला करने की कोशिश की, लेकिन जल्द ही उसे समझ आ गया कि जैक चोरी नहीं बल्कि किसी की जान बचाने आया है। सच्चाई जानने के बाद उसने जैक को दवा लेने से नहीं रोका, बल्कि कहा जितनी चाहिए ले जाओ। दुकानदार की एक बात जैक के दिल में उतर गई। भगवान ने यह हमारे साथ क्यों होने दिया? जैक ने जवाब दिया, भगवान ने नहीं, हमने खुद अपने साथ ये किया है। हमने अपनी धरती और वातावरण को खुद बर्बाद किया है। कुछ देर बाद जैक दवाइयां लेकर वापस लैब पहुंच गया। उसने तुरंत अपनी सहायक को इंजेक्शन लगाया। समय पर इलाज मिलने की वजह से उसकी हालत संभल गई। अब जाकर जैक ने राहत की सांस ली, लेकिन अभी भी असली काम बाकी था। उसने बेटी से कहा कि वह कंप्यूटर पर नजर रखे और खुद बेसमेंट में जाकर जनरेटर ठीक करने लगा। उधर दुनिया पूरी तरह जमने के कगार पर थी और दूसरी तरफ रॉकेट लॉन्च के लिए पूरी तरह तैयार खड़ा था, बस आदेश का इंतजार कर रहा था। डायरेक्टर अब फिर बेचैन हो चुका था। उसने सेना के जनरल से कहा कि अगर डेटा नहीं आता तो अपने हिसाब से रॉकेट लॉन्च करना पड़ेगा, लेकिन जनरल जानता था कि गलत लॉन्च का मतलब पूरी दुनिया की आखिरी उम्मीद खत्म होना होगा। उसने साफ कहा, अगर आधे घंटे में सही डेटा नहीं मिला तो ठंडी लहर लॉन्च बेस तक पहुंच जाएगी और फिर सब खत्म हो जाएगा। अब पूरी दुनिया मौत के मुहाने पर खड़ी थी। ठंडी लहर लगातार पूरी धरती को निगल रही थी। इंसानों के पास अब आखिरी कुछ घंटे ही बचे थे। उसी समय जैक ने पूरी ताकत लगाकर जनरेटर ठीक कर दिया। कुछ ही सेकंड में लैब की बिजली वापस आ गई। हीटिंग सिस्टम दोबारा चालू हो गया और लैब में बैठे दोनों को थोड़ी राहत मिली। जैक ने तुरंत कंप्यूटर चालू किया। खुशकिस्मती से बिजली कटने के बावजूद डेटा सुरक्षित था। सिस्टम ने उसे ऑटोमेटिक बैकअप में बचा लिया था। जैक ने राहत की सांस ली और तुरंत पूरा डेटा डायरेक्टर को भेज दिया। डायरेक्टर ने बिना देर किए उसे सेना के कंट्रोल सेंटर में पहुंचा दिया और अगले ही पल 3 शक्तिशाली रॉकेट लॉन्च किए गए। वे सीधे ओजोन परत के उस विशाल छेद की तरफ बढ़ रहे थे। करीब आधे घंटे में वे अपने लक्ष्य तक पहुंचने वाले थे। कंट्रोल रूम में मौजूद हर इंसान सांस रोके स्क्रीन को देख रहा था। रॉकेट तेजी से वायुमंडल को पार करके अंतरिक्ष में पहुंचे और तय रास्ते पर आगे बढ़ने लगे। काउंटडाउन शुरू हो चुका था। 3 सेकंड, 10 सेकंड, 5 सेकंड और फिर धमाका। रॉकेट बिल्कुल सही जगह पर फटे। जैसा जैक ने अपने सिमुलेशन में देखा था ठीक वैसा ही हुआ। ओजोन परत के टूटे हिस्से पर तेज बिजली की श्रृंखला बनने लगी। भयंकर ऊर्जा पैदा हुई और फिर वह असंभव लगने वाला चमत्कार हुआ। ओजोन परत का विशाल छेद धीरे धीरे खुद भरने लगा। सबकी नजरें स्क्रीन पर जमी हुई थी। कुछ देर बाद सैटेलाइट डेटा ने दिखाया कि नुकसान का 80% हिस्सा ठीक हो चुका है। अब ठंडी लहर का स्रोत खत्म हो चुका था। दुनिया भर में फैली बर्फीली हवाएं धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगी और फिर गायब होने लगी। आखिरकार इंसानियत इस भयानक परीक्षा से बच गई। कंट्रोल रूम में मौजूद हर इंसान खुशी से चिल्ला उठा। कुछ समय बाद ठंडी लहर पूरी तरह खत्म हो गई और फिर उम्मीद की किरण बनकर सूरज दोबारा आसमान में निकला। धीरे धीरे पूरी दुनिया की बर्फ पिघलने लगी। जैक अपनी बेटी के साथ घर लौटा। वहाँ उसने अपनी पत्नी और उसके माता पिता को सुरक्षित पाया। उन्हें सही सलामत देखकर जैक की आंखें भर आईं और उसने अपनी पत्नी को कसकर गले लगा लिया।